नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। इस बुलेटिन में बात करेंगे अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ आज रामनगरी अयोध्या पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की है, जिसके बाद रामलला के दर्शन के लिए राम मंदिर पहुंचे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने राम मंदिर परिसर का निरीक्षण भी किया है। साथ ही अयोध्या में लगातार उमड़ रहे आस्था के सैलाब को देखते हुए सीएम योगी ने ट्रस्ट के अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे के तीसरे दिन बता दें कि आज उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में शिव रुद्राभिषेक और हवन पूजन किया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने गौशाला में गौ सेवा कर गुड़ खिलाया है। साथ ही बता दें कि सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया और एक कर सभी लोगों की समस्याएं भी सुनी है, जिसके बाद मौके पर मौजूद अधिकारियों को जल्द निस्तारण के निर्देश भी दिए गए। बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनने के लिए सीएम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई और शुभकामनाएं दी है। बता दें कि सीएम योगी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि नीतीश कुमार को बिहार राज्य के मुख्यमंत्री और स्मार्ट चौधरी और आपको बता दें कि विजय सिन्हा को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आगे ये भी लिखा है कि पूर्ण विश्वास है कि बिहार में बनी डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य में सेवा, सुशासन और विकास के उत्कृष्ट मानक स्थापित करेगी। 15 राज्यों में होने वाले 56 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव तारीख का ऐलान हो चुका है। भारत निर्वाचन आयोग ने घोषणा करते हुए बताया है कि राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव 27 फरवरी को होंगे। इस चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी तक होगी। साथ ही मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बीच में होगा और वोटों की गिनती भी उसी दिन होगी। इस बीच राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाने में जुट चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि यूपी में राज्यसभा को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में कांटे की टक्कर हो सकती है। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस याचिका में मस्जिद के वजू खाने के सर्वे की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि एसआई को बिना शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए सर्वे करने का निर्देश दिया जाए। बता दें कि वजूखाने में शिवलिंग जैसी रचना मिलने के बाद से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस जगह को सील कर दिया गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में विकास हो रहा है। जनता एक बार फिर कमल का बटन दबाकर बीजेपी को जिताने वाली है। साथ ही ब्रजेश पाठक ने नीतीश कुमार को लेकर कहा है कि एनडीए गठबंधन लगातार मजबूत हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में पूरे देश में गरीब आदमी, आम आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाब हुई है। सभी लोगों का मानना है कि पुनः माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और जो लहर चल रही है सभी लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं और इस प्रकार आप देखेंगे कि विभिन्न राज्यों में, प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे और पुनः प्रचंड बहुमत के साथ माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। गठबंधन कितना मजबूत होगा नीतीश कुमार के? आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन दिनों दिन मजबूत हो रहा है। बसपा प्रमुख मायावती को आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले ने पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया है। उन्होंने कहा है कि मायावती अगर आरपीआई में शामिल हो जाएं तो उनको पार्टी का अध्यक्ष बना देंगे। इसके साथ ही रामदास अठावले ने बिहार में नीतीश कुमार के फैसलों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार का फैसला बिल्कुल सही है। धीरे धीरे इंडिया गठबंधन टूट रहा है। एक और ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने भी अकेले चुनाव लड़ने का एक बड़ा ऐलान किया है। नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री थे वो हमारे मित्र ही थे, पहले जो हमारे साथ भी थे, लेकिन 17 महीने से वो मतलब लालू प्रसाद यादव जी के साथ, आरजेडी के साथ थे। लेकिन हमको पूरा विश्वास था कि चुनाव के पहले जरूर वो हमारे साथ आएंगे और उनको जाने आने की आदत भी उनको है। तो गए भी थे, लेकिन नीतीश कुमार एक सोशलिस्ट नेता है। अगर बिहार का विकास करना है
तो ये कांग्रेस वाली जो इंडिया आघाड़ी उसमें रहने देंगे क्या फायदा है? ये विचार न करके बिहार के हित के लिए, देश के हित के लिए उन्होंने मतलब इंडिया आघाड़ी छोड़कर वो एनडीए में आ गए हैं। इसीलिए मैं उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और नीतीश कुमार के निर्णय से इंडिया आघाड़ी पूरी कोलैप्स हो चुकी है, उनको बहुत बड़ा धक्का बैठा है और अभी इस आघाड़ी में कोई दम बिल्कुल नहीं है। वह माननीय ममता बनर्जी बोल रहे कि हम बंगाल में इंडिपेंडेंट हम चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी बोल रही है कि भाई हम पंजाब में और भी कई जगह पर हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। तो इसी तरह हर जगह पर होने वाला है। बिहार में नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन थाम लिया है, जिस पर नेताओं की बयानबाजी का दौर जारी है। वहीं अब सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन का बयान सामने आया है। नीतीश पर निशाना साधते हुए एसटी हसन ने कहा है कि नीतीश के जाने के बाद भी इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा है। साथ ही उत्तराखंड के मदरसों में रामायण के पाठ को लेकर उत्तराखंड सीएम पर जमकर निशाना साधा है। सब लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं। ये तो बड़ा अच्छा हुआ और मैं तो कहता हूँ ऊपर वाले का शुक्रिया करता हूँ कि बड़ी जल्दी उनकी कलई खुल गई। अगर बाद में कुछ ऐसा हो जाता तो ये बाद में इंडिया गठबंधन को जो सैबोटाज करते, जो नुकसान पहुंचाते, वो और ज़्यादा खतरनाक होता है इलेक्शन के बाद। तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनको आदत हो गई है कि कहाँ कंट्रोवर्सी पैदा करें, कहाँ हिंदू मुसलमान करें और मुसलमानों की कहाँ दिल आज़ारी हो वो काम करें। उतना ही बड़ा बीजेपी में लीडर बन जाता है। 1 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार अपना अंतरिम बजट पेश करने जा रही है, जिससे देश के कई वर्गों को बड़े और अच्छे फैसलों का इंतजार है। हालांकि चुनावी साल होने की वजह से ये बजट वोट ऑन अकाउंट पर आधारित होगा। इसके बावजूद व्यापारियों से लेकर किसानों तक हर वर्ग इस बजट से खासा उम्मीद रखता है। हम लोग तो यही उम्मीद करते हैं कि जो भी जीवन रक्षक प्रणाली है, जैसे वेंटिलेटर है और भी चीजें, सीटी, एमआरआई, इन पे बहुत ज्यादा टैक्स पड़ता है, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा महंगे हैं। तो इनको थोड़ा सस्ता करें, जिससे गरीब मरीजों के लिए इलाज के लिए सुविधा हो सके, उनको इलाज में कम से कम खर्च आए। और काफी ज्यादा कुछ ऐसी जीवन रक्षक दवाइयां हैं, ऑलमोस्ट उन्होंने डीपीसीओ में ले आए हैं, जिसकी वजह से रेट काफी कम हुए। फिर भी अभी भी काफी कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो काफी महंगी हैं, जिनको सस्ता होना बहुत जरूरी है। और जैसे कार्डियक सर्जरी में काफी चीजें यूज होती हैं, अभी कार्डियक सर्जरी उतनी सस्ती नहीं हुई है, गरीब व्यक्ति के बजट से कभी कभी बाहर चले जाती है। यहाँ तक कि सरकारी संस्थानों में भी काफी ज्यादा पैसा उस चीज का लगता है, जो कि कम होना चाहिए। सरकार है तो बजट तो अच्छा ही आएगा, बट हम जो अच्छा करना चाहेंगे, जैसे स्टूडेंट हम लोग फॉर्म भरते हैं तो उसमें फीस ज़्यादा रहती है। कुछ बच्चे होते हैं फीस के कारण फॉर्म नहीं भर पाते हैं, प्रॉब्लम होती है, तो जीएसटी भी होती है, तो इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अभी तो हम लोग खुद ही बेरोजगार हैं और इतनी ज़्यादा फीस हो जाने की वजह से कुछ लोग फॉर्म नहीं भर पाते हैं, काफ़ी लोग पिछड़ भी जाते हैं, तो इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिएगा। इस बजट से हमें सरकार से बहुत उम्मीदें हैं कि थोड़ा किचन के सामानों में सरकार थोड़ा कमी करे, और जैसे दालें बहुत महंगी हैं, दालों में के दामों में कमी होनी चाहिए। दाल तेल सब महंगे हैं, गैस सिलेंडर के दामों में और कमी आनी चाहिए। और बस हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि किचन का बजट थोड़ा सा हम लोगों के हिसाब से रखें, जो हर वर्ग के लोग उसको अफोर्ड कर सकें। और सरकार से हम ये चाहेंगे कि सरकार रियल एस्टेट कारोबार में विशेष रूप से कुछ योगदान अपना दे। हम तो चाहेंगे कुछ बड़ी फंडिंग करें, कुछ जो छोटे जो थोड़े कारोबारी हैं उनके लिए बगैर ब्याज की कुछ फंडिंग करें, क्योंकि आप ये निश्चित मान लीजिए कि रियल एस्टेट कारोबार में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है, जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था को भी बहुत आगे सहयोग होगा। और मैं तो यही चाहूँगा मोदी जी से कि इसमें जो भी है रियल एस्टेट कारोबारों के लिए एक अच्छा सा बजट पेश करें, जिससे कि हम लोगों को भी थोड़ा सा राहत। संगम नगरी प्रयागराज में इन दिनों माघ मेला लगा हुआ है। आस्था के इस मेले में रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी की धारा में पुष्प की डुबकी लगाने के लिए आते हैं। तो वहीं सैकड़ों की संख्या में देश के कोने कोने से आए संत महात्मा यहां कल्पवास कर रहे हैं। इनमें से कई संत ऐसे हैं जो अपनी अनूठी वेशभूषा और अंदाज की वजह से माघ मेले में श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।
इन्हीं अनूठे बाबाओं में एक हिमाचल प्रदेश से आए संत राम प्रपेश दास महाराज हैं, जिनसे हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। सुनिए। संगम की रेती पर जहां माघ मेले का शुरुआत हो गई है और कल्पवास की भी शुरुआत हो गई है, ऐसे में राम प्रपेश दास संत जी हैं जो कल्पवास भी कर रहे हैं और जो हिमाचल से संगम की नगरी पहुंचे हैं। मगर खास बात यह है कि ये टाट का वस्त्र पहनकर जो रहते हैं, ये लोगों के लिए चर्चा का विषय है। महाराज जी, आप ये वस्त्र धारण करे हैं और कब से करें हैं और कहाँ से आए हैं और क्या इसका मकसद है? जी, हमने हिमाचल प्रदेश आए, हम ये टाट धारण करे। बचपन से हमारा बगी सरकार थे, वो भी टाटी धारण करते थे, बड़े महाराज जी, मेरे दादा गुरु भी, इसलिए हम परंपरा को अपना निभाया जा रहा है। किस तरह की ये परंपरा है, कब से शुरू हुई है? क्या ये परंपरा सतयुग से शुरू है, त्रेता युग है, द्वापर युग है। अगर ठंडी पड़ती तभी भी हम इसी भेष में रहते हैं। हम केला के लंगोटी आरमन उन्हीं के पहनते हैं, मूछ का जनाव शैली उन्हीं के लगाते हैं। ये टाट वस्त्र जब ऋषि मुनि गंगा माई की गोद में ऐसा ही में तपस्या करते थे तो केला भगवान नारद जी बोले, हे प्रभु, आपके साधु संत किस प्रकार से इस मर्यादा के कुछ जब माता बहनी जाएंगे तो किसके लिए कुछ धारण करेंगे? तो बोले भगवान नारद जी, तो विष्णु लोक में गए तो विष्णु लोक से भगवान बोले आपको जो अच्छा लगता है वो करे। तो नारद भगवान हनुमान जी को बोले, तो हनुमान जी महाराज के नाम से केला का फल अमोज आर्मन नीचे गिरा है। तो उस दिन से महात्मा लोग केला का लंगोटी अमोज लगाने लगे। तो कुछ समय ऐसा ही बीत गई। उनके बाद में फिर के सतयुग में फिर भगवान ने अपना ही इस त्रेता युग में अपने भगवान ने टाट बनाया। तब टाट बना के उनकी धारण, तब साधु महात्मा टाट के धारण। त्रेता युग में जब धारण किया गया टाट, उसी को लेकर आप जब त्रेता युग फिर से एक बार आ गया है, तो फिर आपने टाट तब से आप कब से पहन रहे हैं? ये हमको इस टाट हम 10-15 साल हो गए हमको इस पहनते हुए। हमको महात्मा लोग अपना परंपरा की निभाए रहे, तेरह भाई त्याग लोग सब निभाए रहे टाट का से। ये बताइए, जो आप संगम पर आए, किस चीज का अभियान चला रहे हैं, किस लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं? इसलिए हमने संगम पर आया है, इसलिए बयान कर रहे हैं सभी माता लोग से नाचा, इसलिए सरकार से भी कर रहे हैं, योगी जी से, मोदी जी से भी करे। इस नासा लोग के मुक्ति के लिए बंद करना चाहिए, इसके ऊपर आरोप लगाना चाहिए। तो सभी बच्चे लोग इस नासा के चक्कर में जाके अब प्रभु के बदलाव करे जा रहा है, जहाँ कोई वेद में न कोई शास्त्र में न ऋषि मुनि लिखा है, और उसके चीज़ के लिए हम परमात्मा के ही खो गए। अब पढ़ लिख के भी बुद्धिमान नहीं बन के हम प्रभु के गुणगान गाते हुए भी भूल जा रहा है। हम उन्हीं को बदलाव करे जा रहा है। इसे जिसके हमारा शरीर दिया हुआ है, बड़ी भाग मनुष्य तन पर 84 लाख जोनी के बाद शरीर मिलता है, तो उनकी हम जब माँ के गर्भ में 9 महीना रहते तो हम कितना आशा से भजन करते। जब 9 महीना के बाद आते तो माया के जाल में हम फंसते हैं। तो हमारी क्या कहते, हाँ, तो यहाँ पर आने पर हम संगत साथी अच्छा नहीं मिलते, उसके कारण से हम नशाबाद में उतर जाते हैं। ऐसे ये बताइए, आपने जो माथे पर टीका लगाया है चंदन का, ये कौन सा रूप है, क्या कहेंगे? इसको नरसिंह रूप बोला जाता है, सीताराम जी। ये बताइए, आप जिस तरह से अभियान चला रहे हैं कि नशा मुक्ति हो, सारी चीज़ें हो, और टाट का वस्त्र पहने हैं, इसको लेकर ठंडी भी रहती है, तो क्या हमेशा आप 12 मास? हाँ जी, हम 12 मास से रहते हैं, टाटी में 12 मास से रहते हैं। हम बचपन से फलार रहते हैं, हमको 27 साल हो गए फलार करते हैं। मंगलवार एकादशी को निर्जला रहते हैं। हम सनातन धर्म के लिए रक्षा करने के लिए अपना जान जाए, रघुकुल का बचना न जाए, इसलिए अपना हम कर्तव्य करते हैं। इसे तो सुना आपने, ये जो थे संत जी जिन्होंने टाट का वस्त्र धारण कर रखा है, हिमाचल से आए हैं और साथ ही इन्होंने नरसिंह रूप धारण किया है, और उनका कहना है कि हम अपने धर्म की रक्षा के लिए और त्रेता युग में भी इस तरह के वस्त्र पहनते थे, इसलिए हम इस तरह के वस्त्र को धारण करें हैं, और फिर से एक बार त्रेता युग आ गया है तो इसका महत्व ही अलग है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।